Hello, listener. This is Mukul Gupta, Faculty of Management, Khandelwal College, Bareilly. And with the help of this presentation, we are going to discuss about best practices in negotiation. ये प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो कि अपना MBA कंप्लीट कर रहे हैं HR स्पेशलाइजेशन से, और उनके फाइनल सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है नेगोशिएशन एंड काउंसलिंग, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन नेगोशिएशन। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि अगर टॉपिक नेगोशिएशन से रिलेटेड है तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग द एग्रीमेंट लेवल फॉर फिक्सिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेगोशिएशन को हिंदी में कहते हैं समझौता। दैट मीन्स जब दो इंडिविजुअल्स आपस में किसी बात को लेकर के समझौता करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं उन्हें कि लाइक दे आर नेगोशिएटिंग। वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में समझौता कर रहे हैं। तो नेगोशिएशन को डिफाइन किया गया है यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी के तौर पर जिसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऐसे पॉइंट पर जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो जाए और समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। द टर्म नेगोशिएशन इज़ यूज इंटरचेंजेबली विद बार्गेनिंग। हम लोगों को लगता है कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग एक ही चीज़ है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इनके मतलबों में, दैट मीन्स उनके मीनिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? नेगोशिएशन रेफर्स टू द कंडीशन वेयर बोथ पार्टीज विंस। मतलब नेगोशिएशन, हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में नेगोशिएशन को मानते हैं जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो ये फील करते हैं कि उन्होंने डील को जीत लिया, वेयर बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड। वेयर एज इन केस ऑफ बार्गेनिंग वन विंस एंड अदर लूजेस। लेकिन बार्गेनिंग में जनरली हम मानते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर जीतता है, दैट मीन्स अगर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई होता है तो दूसरा इंडिविजुअल उस चीज़ से डिससेटिस्फाई हो जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या होती हैं ये टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्हें हम नेगोशिएशन में, दैट मीन्स समझौता करने में यूज़ करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि प्रैक्टिसेस वर्ड जो है वो ये क्या डिफाइन करता है। द टर्म प्रैक्टिसेस रिगार्ड्स टू नेगोशिएशन डिफाइंस द एक्सरसाइज एंड टैक्टिक्स कैन बी अंडरटेकन बाय पार्टीज इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। मतलब समझौते के आधार पर दोनों इंडिविजुअल्स कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे स्टेप्स, जो ऐसे स्टेप्स होते हैं जो ये पार्टीज ले सकती हैं समझौते के टाइम पर, ये एक्सरसाइज और ये टैक्टिक्स ही प्रैक्टिसेस कहलाते हैं नेगोशिएशन के। मेनली इट अट्रैक्ट्स थिंग्स विच वन शुड कीप इन माइंड। अगर एक बहुत साधारण तौर पर अगर इसे बताया जाए तो वो बातें जो किसी भी व्यक्ति को समझौता करने से पहले या नेगोशिएशन में उतरने से पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए या नेगोशिएशन करते समय अपने दिमाग में रखनी चाहिए, यही बातों को कहा जाता है टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ। दैट मीन्स उन 10 मूलभूत बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनको एक व्यक्ति को अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो कि नेगोशिएशन की प्रैक्टिसेस के तौर पर डिस्कस करी जाती हैं। क्या हैं ये प्रैक्टिसेस? चलिए जानते हैं। सबसे पहला है बी प्रिपेयर्ड। हम सारे लोगों की आदत होती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, बहुत कॉमन तौर पे ये चीज़ देखी जाती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अगर जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव बनता है या आधार बनता है वो ये कि हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने जाने से पहले कायदे में उस प्रोडक्ट के बारे में जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसकी कीमतों के बारे में अलग अलग लोगों से राय लेनी चाहिए या पता करना चाहिए मार्केट में जाकर, ताकि जब हम किसी एक जगह पर जाकर के उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो जब हम नेगोशिएशन स्टार्ट करें, समझौता स्टार्ट करें विक्रेता से और क्रेता के बीच में, जब समझौता स्टार्ट हो तो हमारे पास चीज़ें हों बोलने के लिए और बताने के लिए, ताकि हम उस नेगोशिएशन को जीत सकें और ऐसा एग्रीमेंट निकाल सकें ताकि विक्रेता भी सेटिस्फाई हो जाए और एक क्रेता भी। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो दूसरी प्रैक्टिस है नेगोशिएशन की, दैट इज डायग्नोज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नेगोशिएशन। यहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में जो बात की जा रही है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नेगोशिएशन। मतलब कौन से समझौते के, क्योंकि समझौता भी दो प्रकार का होता है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, इस विषय के आधार पर अगर हम बात करें या नॉर्मल लाइफ में भी बात करें, तो दो तरीके के समझौते होते हैं अक्सर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, एक होता है
इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन जो है इसी को हम बार्गेनिंग कहते हैं, यानी कि ऐसे नेगोशिएशन जिसमें अलग अलग लोग अपने लिए बार्गेनिंग ये नेगोशिएशन करते हैं। और इंटीग्रेटिव मतलब सिनर्जाइजिंग इफेक्ट, जब कुछ लोग आपस में साथ में मिलकर के नेगोशिएट करते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, कंबाइन होकर के बात करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। तो हमें जब हम समझौते में उतर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारी जो बातें जिस तरह से जा रही हैं समझौते के तौर पर, तो क्या वाकई में किस प्रकार का जो समझौता ये होने वाला है, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होगा, दैट मीन्स लोग अलग अलग होकर के बात करने वाले हैं, या फिर इंटीग्रेटिव होकर के बात करेंगे। क्योंकि हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि साथ में जब नेगोशिएशन होता है तो एक पार अलग से आती है, एक शक्ति अलग से डेवलप होती है, और एक अच्छा आदान प्रदान, ये अच्छा समझौता डेवलप किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस नेगोशिएशन का आधार, उसका बेस अल्टीमेटली क्या है, क्या वो इंटीग्रेटिव है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है। Let's talk about the third practice of negotiation, which is identify the problem and work with partner। जिस यूनिट के टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी में एक और टॉपिक भी होता है इस सब्जेक्ट में, नेगोशिएशन एंड काउंसलिंग में, बांटना। तो यहाँ यही बात करी जा रही है इस प्रैक्टिस के तहत कि अगर आपको लगता है कि आपके समझौते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे किसी रीज़न की वजह से एट द एंड ऑफ द नेगोशिएशन, तो आप बांटना पे काम कर सकते हैं। जो इंग्लिश में लिखा गया है, इट इज़ बेसिकली एन एक्रोनिम। तो क्या है ये बांटना, सबसे पहले जानते हैं। बांटना इज बेसिकली बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, मतलब वो पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, वो विकल्प जो अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए हमारे समझौते से, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत डिस्कशन करने के बाद, तो हम उस अल्टरनेट को, उस विकल्प को इस्तेमाल करेंगे। तो बांटना डेवलप करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारे पास एक बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझौते के टाइम पे डोमिनेट कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज़ करिए आपको पहले से ही पता है कि आप एक जगह पर देख के आए हैं एक LED टीवी जो आप ख़रीदना चाहते हैं, और आपको वो 27,000 में मिल रहा है, राइट। लेकिन आप दूसरी जगह गए और आप दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हो कि आपको पता है कि जो दूसरा LED दे रहा है वो बहुत बेटर है, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपको 27,000 में ही मिल जाए, जबकि वो आपको सेल आउट कर रहा है वही LED 30,000 में। तो आप समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं उससे, और अगर एट द एंड आपको वो LED नहीं मिल पाता, तो आपको पता है कि आपके पास एक बांटना, दैट मीन्स एक बेस्ट अल्टरनेट अवेलेबल है, आप दूसरी जगह से जाके वो पहला वाला LED बाय कर सकते हो 27,000 में। तो यही आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, और अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप समझौते को डोमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज बी विलिंग टू वॉक अवे। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी गलती जो है किसी भी समझौते के टाइम पर, वो ये कि उन्हें जल्दी बहुत होती है, वो बहुत जल्दी डील क्लोज कर देते हैं और हमेशा नुकसान करते हैं अपना। इसके स्थान पर क्या उन्हें करना चाहिए वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी बेसिस पर, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी डील से, तो बेटर ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अपनी जगह से वॉक अवे कर सकते हैं। इसका मतलब है आप उस डील को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल केवल तब है जब आप को लगता है कि आप जल्दबाजी में नहीं हैं, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, और आप समझौते को, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो समझौते से, तो आप दूसरी जगह भी समझौते के लिए तैयार हैं। बात करेंगे नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में, जो कि नेगोशिएशन के टाइम पे होती है, जिसका नाम है मास्टर द पैराडॉक्स ऑफ नेगोशिएशन। पैराडॉक्स, ये वर्ड बड़ा सुनने में टिपिकल है। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब है विरोधाभास। मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो आपका ओपोनेंट यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स से सपोज मैं और साथ में एक और व्यक्ति समझौता कर रहे हैं आपस में मिलकर, तो अगर मुझे ये पता हो कि मेरी किसी भी बात पर मेरे सामने वाला व्यक्ति क्या कह सकता है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकता है, कौन सा टैक्टिक यूज़ कर सकता है, तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर पाऊँगा और समझौते में जीतने के चांसेस मेरे ज़्यादा होंगे, या मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक एग्रीमेंट लेवल जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएं, ऐसा एक एग्रीमेंट लेवल डेवलप कर सकता हूँ। तो मास्टरिंग द पैराडॉक्स ऑफ नेगोशिएशन इज द की एस्पेक्ट विच हेल्प्स यू विनिंग द नेगोशिएशन।
लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस, रिमेंबर द इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स को हमेशा याद रखिए। इंटेंजिबल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिनको हम टच नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी भी इंसान की नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ, उसके बात करने का तरीका, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको दिखती नहीं हैं या फिर आप इन्हें छू नहीं सकते। तो अगर आप इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं जो कि इंटेंजिबल्स हैं, तो हमेशा इनको याद रखिए। अगर आपको इनके बारे में एक अच्छी कमांड है तो आप नेगोशिएशन, एक अच्छा समझौता ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस इज एक्टिवली मैनेज कोलिशंस। कोलिशन का मतलब क्या होता है, भिड़न। जब कभी दो पार्टीज़ के बीच में कोलिशन हो जाता है, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, समझौता लोग करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझौता जनरली हो नहीं पाता, क्योंकि आजकल आधे से ज़्यादा मार्केटर्स, आज से ज़्यादा जो व्यवसायी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में थोड़ा सा बिलीव कर जाते हैं काफ़ी जगह, जिनकी वजह से उन्हें व्यवसाय में आगे चल के नुकसान उठाना पड़ता है, जहाँ वो अपना फ़ायदा तो देखते हैं लेकिन अपने कस्टमर का नहीं देखते, जिसकी वजह से एक बार डील क्लोज हो जाती है लेकिन बाकी बार उनको वो कस्टमर वापस नहीं मिलता। इसलिए नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट आज की डेट में मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो उसको आपको एक्टिवली मैनेज करना चाहिए। आप कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से सेटलमेंट में बदल जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए और आपके ओपोनेंट का भी फ़ायदा हो जाए। दैट मीन्स अगर क्रेता हैं आप, कस्टमर हैं, तो आपका भी फ़ायदा हो जाए और आपके विक्रेता का भी फ़ायदा हो जाए। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि आप बहुत विक्रेता से बहुत ज़्यादा अपना समझौता करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एट द एंड वो कहता है चलिए सर, ना आपकी ना मेरी, इस पॉइंट पर फाइनलाइज कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं काफ़ी भिड़न होने के बाद वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है। तो वो एक्टिवली मैनेज करना ही एक दूसरा की एस्पेक्ट है किसी नेगोशिएशन को जीतने का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 8th बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप नेगोशिएटर हैं, अगर आप समझौते में हैं और अगर आप विक्रेता हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करनी है। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह रहा है और अगर आपको बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है या आपके, हम व्यवसाय से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये एक्सपेक्टेशन है या हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उसे सुनिए, उसका जवाब अपने पास तैयार रखिए, उसे बताइए कि सर हम इन चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं, इनमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। अपनी रेपुटेशन को मत जाने दीजिए, क्योंकि एक नेगोशिएटर के लिए जितनी अच्छी उसकी रेपुटेशन होगी उतना ज़्यादा आसान होगा उसके लिए किसी भी नेगोशिएशन को जीतना। The same point lies to the people also who comes into the negotiation part, but they forget about their reputation. लेकिन यंगस्टर्स के केसेस में ये चीज़ बहुत होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई यंगस्टर है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं, स्पेशली मदर के साथ गए हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपकी मदर ने बहुत ज़्यादा बिडिंग कर दी, बहुत लेस बिडिंग कर दी, तो आपको लगता है कि भाई मम्मी क्या कह रही हैं, राइट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं कि आप रेपुटेशन, एक बीइंग अ सेलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में बनी रहे। लेट्स टॉक अबाउट द 9th प्रैक्टिस दैट वी यूज इन नेगोशिएशन, रिमेंबर द रेशनैलिटी एंड फेयरनेस। रेशनैलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करना। यह फेयरनेस मतलब उसको, उसके बारे में डिसीजन बहुत सुचारू रूप से लेना। तो ये रेशनैलिटी और फेयरनेस हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो डिसीजन हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो ऐसा ना हो कि इंसान को लगे कि उसके साथ भेदभाव किया गया है, या आप तो जीत गए, आपको समझौते में बड़ी खुशी है, लेकिन दूसरा इंसान नहीं खुश है। क्योंकि अगर वो नहीं खुश होगा तो आपका ये जो केस होगा, ये नेगोशिएशन का नहीं, ये बार्गेनिंग का केस बन जाएगा। अगर आप विक्रेता हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने एक बार ये गलती कर दी तो हो सकता है आपके आने वाले 10 कस्टमर्स भी आपके पास ना आएँ। Let's talk about the last and the best practice of the negotiation, learn from your experience. It is a very common point, I would say. बहुत कॉमन सा पॉइंट है। अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो अभी आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है सारे नेगोशिएशंस का, उससे सीखते जाइए कि कौन इंसान क्या कह सकता है, कौन सी वो बातें होती हैं जो समय पे वो कह देता है और आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है,
उन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आप नेगोशिएशन में एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप लोगों के घर में ही मौजूद है। क्या है वो एग्जाम्पल, मैं बताता हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, बाकी रिश्तेदार हैं, ये जितने ज़्यादा एजड है, इन्हें इतनी ज़्यादा समझ है, इन्हें इतनी ज़्यादा अक्ल है कि कैसे समझौता करना है, कैसे कम से कम अमाउंट पे हमें प्रोडक्ट को बाय कर लेना है। लेकिन कैसे है, क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे करके आप भी करते जाएंगे नेगोशिएशन, आप भी उतने एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे। एंड देन अ डे विल कम wherein nobody will be able to beat you in the negotiation and you will win it for sure. अगर आपको कंटेंट इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस किया गया समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।